अस्सलामुअलैकुम। एक नई सोच और नए अंदाज के साथ मैं आपकी होस्ट जन्नत जमशेद आपके सामने हाजिर हूँ। नाजरीन, इस सेगमेंट को स्पॉन्सर किया है स्कॉटमैन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने। नाजरीन, आज का टॉपिक हेल्थ से रिलेटेड है। हम कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। जो हेल्दी है वो वेल्दी है। आज हम बात करेंगे कि इंसान की हेल्थ के लिए विटामिन डी कितनी ज़रूरी है, और अगर किसी इंसान में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या उसमें विटामिन डी नहीं है तो वो किन बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। आपको बताती चलूँ कि इस सेगमेंट को स्पॉन्सर किया है स्कॉटमैन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने। आज का ये हमारा टॉपिक है और आपकी मुलाकात करवाती हूँ अपने गेस्ट से। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद याकूब काजी साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हम विटामिन डी की बात कर रहे हैं कि विटामिन डी किसी भी इंसान के लिए कितना ज़रूरी है, और अगर वो उस तरह से विटामिन डी का इंटेक नहीं ले पा रहा या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो वो किन बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। विटामिन डी की कमी बहुत सारी बीमारियों के साथ मुंसलिक है, जैसे शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़। जो लोग विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं वो जल्दी आती है और इसकी इलाज में भी दिक्कत आती है अगर विटामिन डी कम हो। जिन लोगों का खून में चर्बी ज़्यादा होती है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, इसको हम लिपिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं, यानी चर्बी को हज़म करने का निज़ाम जो है जिस्म के अंदर वो भी स्लो हो जाता है अगर विटामिन डी ठीक ना हो तो। इसी तरह कैंसर की प्रिवेंशन के लिए बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको विटामिन डी एक्टिव करता है, और अगर इसकी एक्टिविटी कम हो तो कैंसर की मूजी मर्ज़ जैसी बहुत सारी किस्में हैं, वो खुसूसी तौर पे ब्रेस्ट कैंसर है और बड़ी आंत का कैंसर है, प्रोस्टेट का कैंसर है। ये बीमारियां अमूमी तौर पे विटामिन डी डेफिशिएंसी के साथ इनका ताल्लुक़ या एसोसिएशन पाई गई है। इसी तरह इंसानी जिस्म के अंदर इम्यून सिस्टम की तक़वियत के लिए या उसको रीइंफोर्स करने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों में विटामिन डी कम होता है, बॉडी के फाइटर सेल्स जो बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करते हैं या बीमारी को कंट्रोल करते हैं या प्रिवेंट करते हैं, उनमें टी सेल्स, एक हम लिम्फोसाइट्स उनको हम कहते हैं, तो लिम्फोसाइट के ऑप्टिमल फंक्शन यानी बेहतरीन यानी मुकम्मल उनका काम करने की सलाहियत पैदा करने के लिए विटामिन डी का मौजूद होना बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी है। वो जब कम होते हैं, टी सेल्स का फंक्शन जब कम होता है तो उससे आपको बहुत सारी इन्फेक्शंस, बीमारियां जन्म लेती हैं। इसका ताल्लुक बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया है। जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स हैं उनमें मतलब विटामिन डी की कमी पाई गई है, और विटामिन डी देने से उनकी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको कहते हैं, बहुत जल्दी मुंदमिल होती है। इसी तरह इसकी मुख्तलिफ नौइयत। डायबिटीज़ और विटामिन डी का क्या लिंक है? आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है? जी, डायबिटीज़ जो है ना, मैंने पहले अर्ज़ किया कि डायबिटीज़ जल्दी आ जाती है और ठीक नहीं होती अगर विटामिन डी कम हो। मसलन अगर एक आदमी को उसके जीन्स में डायबिटीज़ है, यानी उसको टेंडेंसी है, तो अगर वो 50 साल पे आनी है तो विटामिन डी डेफिशिएंट है तो हो सकता है 5-10 साल पहले ही वो अलार्म बजा दे, और फिर उसकी शिद्दत ज़्यादा होती है, कंट्रोल नहीं होती। जब आप विटामिन डी देते हैं ऐसे लोगों को तो उनकी डायबिटीज़ बेहतर कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह इसका थकावट, फटीग और इंसानी जिस्म में कमज़ोरी के एहसास का पैदा हो जाना, ये सारी चीज़ें मुंसलिक हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी से। बहुत सारे लोग इसको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम भी कहते थे, और उसका अब एक हल निकल आया है कि अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों में जो बहुत जल्दी थक जाते हैं, जिनको सर दर्द रहती है, थकावट रहती है, कमज़ोरी की शिकायत करते रहते हैं, उनमें से अक्सरियत उन लोगों की है जो विटामिन डी डेफिशिएंट है। और डेफिशिएंसी की रीज़न ये है कि एक तो लोगों को लाइल्मी, एक बड़ा अहम फैक्टर है कि इसके बारे में इल्म नहीं है। दूसरा ये है कि हमारी ग़िज़ा के अंदर जिस तरह बाकी दुनिया में फोर्टिफिकेशन होती है विटामिन डी की, यानी ग़िज़ा के अंदर कुदरती तौर पे वो शामिल करके तो ग़िज़ा के अंदर ऑटोमेटिकली आप ले लेते हैं। चूँकि विटामिन डी अमूमी तौर पे हमारी ग़िज़ा में होता नहीं है। ग़िज़ाएँ जो विटामिन डी रिच हैं उसमें अंडा है, मछली की स्किन है या मछली एज सच है, कलेजी के अंदर, मटन लिवर के अंदर होता है, लेकिन उसकी मिकदार इतनी कम होती है कि उससे इसकी रिक्वायरमेंट पूरी होना मुश्किल होती है। अगर धूप भी मिल रही हो और ये चीज़ें भी आप खा रहे हो, इसके बावजूद आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है। और इसको दूर करने के लिए दुनिया की मुख्तलिफ़ मेडिकल एसोसिएशंस ने इसकी रिकमेंडेशन की है कि ओल्ड एज में भी इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, प्रेग्नेंट औरतों में भी ज़्यादा है,
हमारे यहाँ एक चीज़ समझने की ये है कि एक डेफिशिएंसी स्टेट को आप ठीक कर रहे होते हैं, यानी जो कमी है बोन्स के अंदर, फॉर एग्जांपल अभी आपका लेवल चेक करवाया जाए तो उसमें जो डेफिशिएंसी है उसको आपने एकदम ठीक नहीं होती, उसमें 8 से 12 हफ्ते लगते हैं, उसको ग्रेजुअली ठीक करना होता है। तो पहले आप डेफिशिएंसी ठीक दूर करते हैं और फिर उसके बाद आप उसको मेंटेन करते हैं उसका लेवल, ताकि आइंदा आपको कमी ना हो और आप एक बेहतर लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। सर हमने देखा है कि हम जिस बच्चे को या इस इंसान को मोटा देखते हैं तो हम कह देते हैं माशाल्लाह बहुत हेल्दी बच्चा है। तो विटामिन डी और मोटापे का आपस में क्या ताल्लुक़ है? जी, ये भी रिसेंटली देखा गया है कि ओबेसिटी का विटामिन डी से ताल्लुक़ है। और जो बच्चे विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं उनके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स या केमिकल्स अपने सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते, इम्बैलेंस होते हैं। उनको सही तरीके से काम करवाने के लिए विटामिन डी का मौजूद होना ज़रूरी है। तो ओबेसिटी दुनिया में भी बढ़ रही है, हमारे यहाँ भी उसका इंसिडेंस बढ़ रहा है और उसकी एक रीज़न विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड ऑफ कोर्स जंक फूड जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अगर किसी ओबेसिटी में के विटामिन एतबार डी से। की डेफिशिएंसी होगी तो वो मोटा होगा, टेंडेंसी होती है मोटापे की तरफ। और एक्चुअली ऐसे हार्मोन्स उसका जो ग्लूकोज का निज़ाम है बैलेंस करने का या उसको मेंटेन करने का, वो ऐसा डिस्टर्ब होता है कि उसकी भूख, उसको हर वक्त खाने को दिल चाहता है, भूख बढ़ जाती है। तो जब आप ज़्यादा लेंगे तो जाहिर है एक्टिविटी कम होगी। तो और जब ज़्यादा लेते हैं तो हमारे यहाँ जिनको सहूलत है वो जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, वो इट्सेल्फ बड़ा एडिक्टिव भी होता है और मोटापे में एडिटिव इफ़ेक्ट यानी मोटापे में इजाफा करता है। सर हमने बुज़ुर्गों को देखा है कि वो अक्सर शिकायत करते हुए नज़र आते हैं, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द। तो क्या वक्त के साथ साथ, क्योंकि जब यंग होते हो तो आपके अंदर तमाम विटामिन्स भी होते हैं, कैल्शियम भी होते हैं, लेकिन एक एज पे जाके आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, तो उन बुज़ुर्गों के लिए आप क्या कहेंगे जो इस तरह की शिकायत करते रहते हैं, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द? देखिए, जो है ना, हड्डियों और जोड़ों का दर्द की और बहुत सारी वजूहात होती हैं। हमारे यहाँ ख़वातीन में ख़ुसूसी तौर पे मोटापा एक बड़ा अहम फैक्टर है और जिसको ये कहें वो कहती मैं खाती कुछ नहीं हूँ। तो एक्चुअली बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर ये रैपिडली डिटोरेटिंग हेल्थ बोन की और बॉडी की, उसका तसव्वुर नहीं है, यानी सेहत का ख़राब होते रहना, हड्डियों का ख़राब होते रहना उम्र के साथ, उनमें ऐसी तब्दीलियाँ जिनको हम डिजेनरेटिव चेंजेस कहते हैं वो आती जाती हैं। बूढ़े या दूसरे जो शिकायत करते हैं उसमें खून की कमी भी शामिल होती है, दूसरे ग़ज़ाई अज्जा की कमी भी शामिल होती है, आयरन कम होता है, विटामिन डी भी एक अहम इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसके अंदर, और उसको अगर विटामिन डी सप्लीमेंट किया जाए तो उनकी सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाती है और इस तरीके से हम उनकी इस तकलीफ़ को या मिज़री को बहुत कम कर सकते हैं। सर जैसा कि आपने स्टार्ट में कहा कि आप जो बच्चों में हड्डियों का इशू होता है या विटामिन डी की कमी होती है आप उससे डील करते हैं। सर क्योंकि आप फील्ड में हैं, किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, क्या डाइट इश्यूज़ होते हैं उनके साथ, उनकी किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, आप क्या इस पर कहेंगे? देखिए, बच्चों में जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। उसमें छोटे बच्चों में 1 साल के राउंड अबाउट इसके स्केलेटल चेंजेस जो होती हैं उसमें बच्चे का सर बड़ा लगता है, माथा लगता है आगे की तरफ आ रहा है, उसका रिब केज की शेप जो है, पसलियों की शक्ल जो है तकरीबन 1 साल के राउंड अबाउट, तो वो जो है उसकी पसलियाँ जो हैं वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे बच्चों की टांगें बाहर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाती हैं, उनके दांत नहीं निकलते या निकलते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, ख़राब होते हैं। ये 1 से 2 साल की उम्र के बच्चों में बड़ा कॉमन फिनोमेना है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, पहला फैक्टर वो फेलियर ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है। माएँ दूध नहीं पिलाती हैं अपने बच्चों को, दूसरा दूध वो अफोर्ड नहीं कर सकती और वो बड़ा महंगा पड़ता है, उसको बहुत डाइल्यूट करके दे देती हैं, उसमें तमाम मिनरल्स और हर चीज़ डाइल्यूट हो जाती है। फिर 6 महीने से ऑनवर्ड्स बच्चे को दूसरी ग़िज़ा शुरू करनी चाहिए जिसमें अंडा और दूसरी वो अज्जा शामिल होने चाहिए जो न्यूट्रिशियस होते हैं, यानी ग़िज़ा के लिए, इंसानी जिस्म के लिए मुफीद होते हैं। उसकी ग़िज़ाई कमी का शिकार हमारे तकरीबन 50-60% बच्चे जो सर्वेज़ होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के वो डिपिक्ट करते हैं। तो ग़िज़ाई कमी के लिए मतलब बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती, आयरन वगैरह और सारी दालों में भी होता है। अवेयरनेस नहीं है, तालीम नहीं है, माओं को इल्म नहीं है कि बच्चों को क्या देना है, और ऑफ़ कोर्स गुर्बत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मौजूद है। वो ये नहीं कि मैं उसको मतलब अपनी सोच से एलिमिनेट कर रहा हूँ।
तो बच्चों में उसके बाद जिन बच्चों को, जो बच्चे चलते वक्त लड़खड़ा के चलते हैं, इसको डक वॉकिंग कहते हैं हम, ये बच्चे अमूमी तौर पे इनकी टांगें टेढ़ी होने की वजह से, कूल्हे की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से, या ये लॉन्ग बोन्स जो होती हैं टांगों की, इनके अंदर बेंड आने की वजह से ऐसा होता है। बच्चे लड़खड़ा के चलते हैं, बच्चे देर से चलना शुरू होते हैं। फिर जब चलना शुरू होते हैं तो ये टांगों में, मसल्स में दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं, मुस्तरिब रहते हैं, रात को आराम से सोते नहीं हैं, इनकी मतलब एक फैक्टर होता है। इसी तरह ये बच्चे खेल कूद में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते, थोड़ा सा खेल कूद किया तो थक गए और बैठ जाते हैं। बच्चों में फिर जो इससे बड़े बच्चे होते हैं, जो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा जंक फूड वगैरह वाला एक जो ग्रुप है, एंड अदरवाइज़ ऑल्सो, इन बच्चों में विटामिन डी डेफिशिएंसी के साथ ओबेसिटी, मोटापे का बड़ा गहरा ताल्लुक है इससे, जो कि बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आज से 15-20 साल पहले हम बच्चों को पढ़ाते थे कि अमेरिका में ओबेसिटी बड़ी ज़्यादा है, 20% हो गई है। फिर हमने पढ़ाना शुरू किया, 30% हो गई है। जब मैं रिटायर हो गया तो अब मुझे पता चला कि वो 35-40% तक पहुंच गई है एडोलेसेंट एज में। तो उसमें मतलब जो है ओबेसिटी का ताल्लुक विटामिन डी डेफिशिएंसी से भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स या केमिकल्स बॉडी के अंदर होते हैं जिनको एक्टिव फॉर्म में करने के लिए, उनके रिसेप्टर्स होते हैं, उनको सेंसिटाइज करने के लिए, यानी आम आदमी के समझने के लिए कि उन हार्मोन्स की पूरी अफादियत हासिल करने के लिए विटामिन डी का वजूद या मौजूद होना बड़ी ज़रूरी है, बड़ा ज़रूरी है। अगर विटामिन डी वहाँ मौजूद नहीं होगा तो बहुत सारे हार्मोन्स अपना काम नहीं करेंगे। उसकी वजह से एडोलेसेंट बच्चों में हार्मोनल इम्बैलेंस की मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। वो भी इसी के साथ ताल्लुक़ है। कुछ इनफर्टिलिटी वाली ख़वातीन जिनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे होते, उनमें भी विटामिन डी डेफिशिएंसी, इतना इसका वाइड स्पेक्ट्रम है। बिकॉज़ रिसेंटली जैसे जैसे इसकी अहमियत पता चलती जा रही है, लोगों में अवेयरनेस के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं ताकि लोगों को इन बातों का इल्म हो। ख़ुसूसी तौर पे जिन लोगों की कोलेस्ट्रॉल और लिपिड कंट्रोल नहीं होते, खून की चर्बी जो है, इसका जो मेटाबॉलिज्म है, इसको यानी ग़िज़ा में लेने का और फिर लिवर के अंदर इसको प्रोसेस करके अपनी बॉडी के लिए सही इस्तेमाल करने का जो तरीका है। एविडेंट सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कुछ लोग आपकी नेल्स देखकर कह देते हैं आपको कैल्शियम की कमी है। अगर हम विटामिन डी की बात करें तो कोई एविडेंट सिम्टम है सिर्फ हड्डियों से के अलावा? देखिए, आपके नेल्स, आपके दांत, आपकी हड्डियों का बोन हेल्थ का हिस्सा है। आपके अंदर अगर मिनरल्स डेफिशिएंट हैं तो आपके नेल्स कई दफ़ा बिल्कुल पेपर थिन, बहुत बारीक, बहुत पतले, बहुत कमज़ोर होंगे। आपके दांतों के ऊपर एनेमल नहीं होगा, ठीक तरह से बने नहीं होंगे, उनका टेक्सचर आपको मतलब बता देगा। फिर बहुत सारे दांतों के ऊपर स्पॉट्स पड़े होते हैं, स्पॉटी टीथ हम उनको कहते हैं, उनसे पता चलता है। फिर जो बहुत ज़्यादा रिकेटिक बच्चे होते हैं, इनके दांतों की जनरल हेल्थ बड़ी ख़राब होती है। कीरीज, दांतों का कीड़ा लगना या ख़राब होना। अमूमी तौर पे लोग कहते हैं ये चॉकलेट बड़ी खाता है, मिठाइयाँ बड़ी खाता है, रात को सोते हुए स्वीट्स ले लेता है। प्रॉबली वो भी मतलब एक मिसनोमर है। ये बेसिकली बोन हेल्थ अच्छी ना हो तो दांतों का टेक्सचर कमज़ोर होता है और उनमें जल्दी केरीज या कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, मुंह में दांत ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये एविडेंट सिम्टम्स हैं जो हर बंदा मतलब देख सकता है। सर, आई हैव सीन सो मेनी पीपल जिनको 30 के बाद हड्डियों में दर्द स्टार्ट रहता है, और वैसे भी हम लोग इतने वो हैं कि विटामिन डी के बारे में इतने अवेयर नहीं है कि विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कितनी ज़रूरी है। क्या कहेंगे सर आप इस बारे में? देखिए, विटामिन्स हमारी ग़िज़ा का एक ऐसा जुज़ हैं जो बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं लेकिन बहुत ज़रूरी होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स हैं, उनमें से आज चूँकि हम विटामिन डी पे बात कर रहे हैं तो विटामिन डी पैदाइश से पहले भी चाहिए होता है, यानी माँ की हेल्थ के लिए, और पैदाइश के बाद से ऑनवर्ड्स थ्रू आउट लाइफ इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपने कहा है कि 30 से 40 साल की उम्र में लोग हड्डियों की दर्द की शिकायत करते हैं। मैं चूँकि एक बच्चों का डॉक्टर हूँ तो हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि बहुत छोटे बच्चे भी हड्डियों की दर्दों की बहुत शिकायत करते हैं, और बच्चों में भी ये प्रॉब्लम बड़ा कॉमन है। और इसकी वजह जो है, पहले तो अगर माँ का बोन बैंक बड़ा कमज़ोर है तो बच्चा बड़ी कम मिनरल्स के साथ पैदा होता है। पैदाइश के बाद अगर बच्चे को माँ का दूध ना मिले या उसको धूप ना मिले या विटामिन डी सप्लीमेंट ना मिले, विटामिन डी एक्चुअली हमारी ग़िज़ा में बड़ी कम मिकदार में होता है।
और ये फ़िश से आता है, फ़िश स्किन में होता है, कुछ अंडे में होता है, कुछ इस तरह मतलब इसकी मीट लिवर जो बकरे की कलेजी होती है उसमें कुछ होता है, लेकिन उसकी मिकदार इतनी कम होती है कि दुनिया में हर जगह ग़िज़ा को फोर्टिफाई किया जाता है, बच्चों की भी और बड़ों की भी, दूध के अंदर और दूध की बनी हुई शाह के अंदर, या दूसरे जैसे आपने कई घी के डिब्बों के ऊपर लिखा होगा, पढ़ा होगा, विटामिन ए और डी से भरपूर। तो हाँ। ये विटामिन्स वो हैं जो ग़िज़ा में ऐड करने चाहिए। हमारे यहाँ चूँकि इसकी विटामिनाइजेशन या आप कह लें कि इसकी एनरिचमेंट या ग़िज़ा के अंदर इसकी मिकदार बड़ी कम होती है, तो इस वजह से हमारे बहुत सारे बच्चे और बड़े विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से पुअर बोन हेल्थ का शिकार होते हैं। बच्चों में इसकी बीमारी को रिकेट्स कहते हैं। आफ्टर बर्थ ये आप डायग्नोज कर सकते हैं बच्चे में कि जी, आफ्टर बर्थ भी डायग्नोज हो जाती है, लेकिन कॉमन एज 1.5-2 साल के बच्चों में हमारे यहाँ बहुत कॉमन ये प्रॉब्लम है कि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। फिर एडोलेसेंट एज, माँ की डाइट, उसकी वजह माँ की अपनी बोन हेल्थ, डाइट और बच्चे के अंदर मतलब विटामिन डी की कमी। अब WHO रिकमेंड करता है कि आप पाकिस्तान में हर बच्चा जो पैदा होता है उसको पहले 4-6 महीने या विटामिन डी का सप्लीमेंट दें, खुसूसी तौर पे पहले 4 महीने हर बच्चे को विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, उसकी मतलब ड्रॉप्स की सूरत में या किसी भी सूरत में हर बच्चे को मिलना चाहिए। इसी तरह एडोलेसेंट एज जो है, जो बच्चे टीनेजर होते हैं 10-12 साल से, जब जहाँ पे बोन्स बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही होती हैं, उसको उसी रफ्तार से या उसी मिकदार से विटामिन डी या दूसरी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस एज में पूरी दुनिया में बच्चे बोन मिनरल्स में डिफिशेंट होते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर स्पेसिफ़िक वजूहात जो हैं, ग़िज़ाई कमी और लाइलमी दोनों फैक्टर्स इसमें शामिल हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे हड्डियों की तकलीफ़ का शिकार होते हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए दरकार नहीं है, ये जिस्म के और बहुत सारे, इनको हम नॉन स्केलेटल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं, ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए चाहिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए बड़ा ज़रूरी है। जब विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं तो आपको हर किस्म की इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर ये मतलब आपकी बड़ी आंत की सोजिश, प्रोस्टेट, इन चीज़ों के कैंसर, ये ब्रेस्ट के लिए जिन ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर है उनमें से मेजॉरिटी ऑफ देम, जितनी भी रिसर्च हुई है, विटामिन डी डेफिशिएंसी से रिलेटेड है। प्रोस्टेट कैंसर का उसके साथ ताल्लुक़ है। तो ये एंटी कैंसर इफ़ेक्ट भी इसका होता है। इस सच ए वाइड मतलब वैरायटी ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन विटामिन डी डेफिशिएंसी के साथ जो चीज़ें रिलेटेड हैं, उस हवाले से ये नॉन स्केलेटन की चेंजेस के लिए तो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, वो मुझसे बेहतर बताएंगे, लेकिन जो नॉन स्केलेटल इसकी इफ़ेक्ट्स हैं डेफिशिएंसी के, वो इंसान को मतलब हर वक्त थकावट रहना, इसको लेज़ीनेस, इसको अब पहले 70s-80s में इसको एग्जैक्टिव्स की डिज़ीज़ करार दे दिया गया कि ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है। तो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई, इसके ऊपर तहकीक हुई, तो साइंस ने ये या मेडिकल साइंस ने ये डिस्कवर किया कि मेजॉरिटी ऑफ दीज पीपल जो ये ऐसे मुतासरीन थे जिनको एग्जैक्टिव्स डिजीज़ कहा गया, ये विटामिन डी डेफिशिएंट थे। यानी क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की एक वजह थकावट बहुत ज़्यादा, ये विटामिन डी डेफिशिएंसी से रिलेटेड है। तो इस तरह इसके जो नॉन स्केलेटल इफ़ेक्ट्स हैं ना, वो बड़े अहम हैं। हड्डियों का तो बहुत लोगों को इल्म होता है कि भाई हड्डियाँ कमज़ोर हों तो दर्द होती है, वो इसी ख्याल से सोचते रहते हैं। इसी तरह मतलब हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारी चीज़ों के लिए ये विटामिन डी का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मसलन जैसे मैंने कहा है कि इसका एंटी कैंसर इफ़ेक्ट है। इसी तरह जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, इनको चेस्ट इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा रहता है, पेट विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। सर, लास्ट में जो सवाल मैं पुट करना चाहूँगी कि आप जो हमारी ऑडियंस हैं, जो देखने वाले हमें, उनको क्या कहना चाहेंगे कि अपनी डाइट को किस तरह से आपने बेहतर रखना है ताकि आप हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकें, अपनी इम्यूनिटी को कैसे बेहतर करना है? जी, मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आप अपने बच्चों को सेहत और तालीम, दो तोहफ़े हैं, वो माँ बाप की तरफ से मिलने चाहिए। प्लाजाज या जायदाद बेशक ना दें, मगर उनको सेहत और तालीम ज़रूर दें। सेहत के लिए शुरू से उनकी सेहत के ऊपर तवज्जो के लिए उनकी ग़िज़ा में दूध, अंडा या जो सहूलतें आपको मुयस्सर हैं, और फल फ्रूट्स भी इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो सेल की लाइफ को बढ़ाते हैं, तो वो भी इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं।
और ख़ुसूसी तौर पे बच्चों की ग़िज़ा अगर अच्छी हो, एडोलेसेंट एज में जब बच्चे जवानी में दाखिल हो रहे होते हैं उस टाइम पे बॉडी की रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा होती हैं। अगर आप उसमें मुतनासिब ग़िज़ा बच्चों को दें और उसके बाद आप अपनी एडल्ट लाइफ में अपनी वर्जिश, एक्सरसाइज और जो एसेंशियल सप्लीमेंट्स हैं जैसे कुछ वाइटमिन्स हैं, और आज के हवाले से विटामिन डी बड़ा ज़रूरी है। और पर्टिकुलरली जो ख़वातीन बच्चे पैदा कर रही होती हैं उस वक्त भी, और बच्चे पैदा करने के बाद जब वो उनका माहवारी का निज़ाम ख़त्म हो जाता है तो बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो बोन्स को वीक कर देते हैं। तो उस टाइम पे इन सप्लीमेंट्स की और ज़्यादा ज़रूरत होती है। और लाइफस्टाइल में मैं ये कहूँगा कि मुतनासिब ग़िज़ा और एसेंशियल जो ज़रूरी विटामिन्स हैं वो, और एक्सरसाइज, वर्जिश हर स्टेज पे, और फल और सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। हम एक मीट लवर कौम हैं, गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसका इस्तेमाल कम होना चाहिए, फल और सब्ज़ियों की तरफ आना चाहिए, और जो ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा हैं वो इस्तेमाल करने से इंसान अपनी सेहत को बेहतर कर सकता है। और इस सेहत की बेहतरी में एक फ़र्द की खुशी शामिल नहीं होती। अहम बात यह है कि एक फ़र्द बीमार हो जाए तो पूरा ख़ानदान तकलीफ़ में आ जाता है। तो इस तरह अगर आप अपनी सेहत मेंटेन करते हैं तो आप अपने बच्चों के लिए भी खुशी का बायस होते हैं, और बच्चे आपके लिए इत्मीनान का बायस होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और इन हदायत पे अमल करें, तो मेरा ख़्याल है कि आप एक अच्छी सेहत और अल्लाह का शुक्र अदा करने के काबिल रहेंगे। सर, वो एहतियात इलाज से बेहतर है। अगर आप एहतियात करेंगे, अच्छी डाइट का इस्तेमाल करेंगे, मुनासिब ग़िज़ा लेंगे, और अगर हम विटामिन डी की बात करें तो जो नेचुरल वेज़ हैं विटामिन डी लेने के, धूप में बैठना हो, दूध का इस्तेमाल हो, अंडे का इस्तेमाल हो, फ़िश का इस्तेमाल हो, और उसके साथ साथ अगर आपको डॉक्टर रेकमेंड करते हैं सप्लीमेंट्स लेने के लिए तो आप सप्लीमेंट्स भी लें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर तरीन इंसान वो है जो हेल्दी है, सेहतमंद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बताती चलूँ कि इस सेगमेंट को स्पॉन्सर किया है स्कॉटमैन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। आज हम बात करेंगे हड्डियों पर। हर किसी को पता है कि इंसानी जिस्म 206 हड्डियों पर बनता है, और जो बोन्स हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से बनती हैं। स्कल्स की बोन्स हो गई, रिब्स की हो गई, आर्म्स की हो गई, लेग्स की हो गई। लेकिन अक्सर हमने देखा है शिकायत करते हुए लोगों को कि उनको 30 के बाद, 40 के बाद हड्डियों में दर्द स्टार्ट होता है, जोड़ों में दर्द स्टार्ट होता है, और वो शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि अब बूढ़े हो गए हैं। लेकिन उसके पीछे असल वजह क्या है? वो वजह डाइट भी हो सकती है। हड्डियों को किस तरह से आपने मजबूत बनाना है, हड्डियों की क्या बीमारियां हैं, और अगर आप खुदा ना खास्ता किसी हादसे में अपनी हड्डी को तोड़ बैठते हैं तो उस हड्डी को दोबारा से किस तरह से जोड़ा जा सकता है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। तारुफ करवाई चलती हूँ मेहमानों से कि हमारे साथ मेहमान कौन कौन मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद फरूख बशीर साहब, MBBS FCPS ऑर्थोपेडिक हैं, एसोसिएट प्रोफेसर घुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल, वहाँ पर ये काम करते हैं। साथ ही साथ आपका तारुफ करवाई चलती हूँ डॉक्टर नबीहा रिजवी साहिबा से, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी घुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। सर, मैं अब आपकी तरफ आऊँगी, हड्डियों की बात करूँगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा स्केलेटन है वो हड्डियों से बना है, लेकिन हम अक्सर शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि बैकबोन दर्द कर रही है, नेक दर्द कर रही है, घुटने दर्द कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो मैं पुट करूँगी वो यही है कि हड्डियों से रिलेटेड बीमारियाँ हैं क्या, जो आवाम को नहीं पता। आवाम इसको बहुत नॉर्मल रहते हैं, बैकबोन के पेन को, हमारे जोड़ों के पेन को, नेक के पेन को। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि एक बीमारी होती है, बीमारी की कुछ अलामात होती हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी कॉमन अलामात होती हैं। अब जैसे आपने पूछा कि कौन कौन सी बीमारियां हैं, सबसे पहले तो हम अलामात की बात करेंगे कि मरीज़ को क्या क्या लोगों को अलामात होती हैं, सिम्टम्स क्या हैं जिसकी वजह से आते हैं। कोई भी दर्द जो कमर में हो रही है, या टांगों में, या किसी भी हड्डी में हो रही है, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ विटामिन डी की कमी की वजह से ही हो या किसी एक बीमारी की वजह से ही हो। सबसे पहले उसको और बीमारी का सिम्टम भी हो सकता है। तो सबसे पहले बात यह है कि आपको सिम्टम्स, जो रेड फ्लैग्स जिसे हम कहते हैं, कौन से ख़तरनाक सिम्टम्स हैं ऐसे जिन अलामात पे आपको थोड़ा सा बाखबर हो जाना चाहिए, जो फिर उससे आप बीमारी की तरफ वो आप रजू करेंगे डॉक्टर की तरफ कि कौन से आपको ये चीज़ ख़तरनाक है या नहीं है, सादा अल्फाज में।
कोई भी ऐसी दर्द जो आपको मुस्तकिल रहना शुरू हो गई है, कुछ दर्द ऐसी होती है जिसको फटीग कहते हैं, हाँ। या कुछ ऐसी कुछ देर वीकनेस के की लिए, वजह हाँ। से, या कोई थोड़ी बहुत और एलिमेंट लाइक फीवर, फ्लू वगैरह के साथ बॉडी एक्स होना शुरू हुई हैं, ऐसी दर्द जो आपको मुस्तकिल रहना शुरू हो गई, काफ़ी देर के लिए रहना शुरू हो गई है, ये भी एक अलार्मिंग चीज़ है। ऐसी दर्द जिसके लिए आपने कोई भी जनरल फिजिशियन से, आपने जनरल प्रैक्टिशनर से आपने पेन की मेडिकेशन ली कुछ देर के लिए और वो ठीक नहीं हो रही, ये भी एक अलार्मिंग चीज़ है। ओके। ऐसी पेन जो बढ़ रही है और आपकी नॉर्मल एक्टिविटी को हिंडर कर रही है, चाहे वो बोन पेन है, चाहे वो बैक पेन है, ये भी अलार्मिंग चीज़ है। ऐसी पेन जिसके साथ फीवर ऑफ एंड ऑन आपको होना शुरू हो गया है, ये भी अलार्मिंग चीज़ है। ऐसी पेन जिसके साथ आपका वज़न कम होना शुरू हो गया है, ये भी अलार्मिंग चीज़ है। ऐसी पेन जिसके साथ आपकी ताकत में कमी आ रही है, ये भी अलार्मिंग चीज़ है। अब इस अलामात के साथ बहुत सारी रिलेटेड बीमारियां हैं, जिनमें सबसे ख़तरनाक बीमारी जो हड्डियों का भुरभुरापन या हड्डियां कमज़ोर हो जाना, ये सबसे कॉमन है, जिसमें वाइटामिन ऑस्टियोपोरोसिस जिसे हम कहते हैं ज़्यादातर। और ये सर इसमें एज फैक्टर है? जी डेफिनेटली ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादातर डिजेनरेटिव और ओल्ड एज के अंदर होता है, बट ये हार्मोनल इफ़ेक्ट भी होते हैं फीमेल्स के अंदर, हार्मोनल और भी जिस्म के अंदर। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस को अगर हम आज डिस्कस इस हवाले से करें, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस का एक ये अक्टूबर एक पूरा मंथ मनाया जाता है जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस एक तरह से बीमारी है भी, और एक तरह से ये एक नेचुरल डीजनरेशन प्रोसेस भी है। अच्छा। बीमारी के हवाले से बहुत सारे हार्मोनल इफ़ेक्ट होते हैं जिसकी वजह से ये ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होती है, और डीजनरेशन, हड्डियों का भुरभुरापन, हड्डियां कमज़ोर हो जाना, ये असल में एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारी बड़ी चीज़ों को पैदा करती है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे बुजुर्ग वो पाँव सिर्फ स्लिप करता है तो उनकी कोई ना कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, स्पेशली हिप बोन की फ्रैक्चर हो जाती है। उसमें फ्रैक्चर होना, इतना लोड भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि वो थोड़ी सी बोन, थोड़ा सा पाँव स्लिप हो और वो उसको ग्रिप करते करते हड्डी टूट जाती है। इसकी वजह ये होती है कि वो बोन इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो थोड़ा सा स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो फ्रैक्चर हो जाती है। ये ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर है। थोड़ा सा झटका लगता है, थोड़ा सा नीचे गिरते हैं तो उनके मोरे फ्रैक्चर हो जाते हैं, फिस जाते हैं। ये भी ऑस्टियोपोरोसिस, भुरभुरापन, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाने की वजह से होता है, और उसके बाद वो शदीद पेन के साथ, कई दफ़ा तो ये होता है कि उनके टांगों की ताकत ख़त्म हो जाती है। इन चीज़ों को वॉक नहीं कर पाते, चल नहीं सकते। इन चीज़ों को होने से बचाया जा सकता है। इन चीज़ों को अगर तो हो गई हैं, डेवलप हो गई हैं, तब भी इनके जो ड्रास्टिक ख़तरनाक मसाइल होने, उनसे भी बचा जा सकता है। वो पहली, जैसे कि एक दर्द है, दर्द एक नेमत भी है। दर्द से आपको पता चल जाता है कि कुछ बीमारी जिस्म के अंदर, कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है। तो कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई, ऐसी दर्द जो 5-6 जो मुस्तकिल रहे, या जिस तरह की मैंने बातें, तो आपको कंसल्ट करना है डॉक्टर के साथ। आपने उनको रेलिवेंट डॉक्टर से जाके मिलना है ताकि आप बड़े मसले से बच सकें। अगर आपका फ्रैक्चर हो गया, यू नीड सर्जरी, आपको वो हिप बोन की सर्जरी चाहिए। अब अगर ओल्ड एज का बंदा है, वो डायबिटिक भी है, वो ब्लड प्रेशर भी है, उसको दिल के मसले भी हैं, अब वो जिसने ऑपरेट करना है उसके लिए भी मसला है कि पहले मैं इसको कैसे बेहोश करूँगा, ये होगा तो ये बेयर कर सकेगा उस सर्जरी को कि नहीं कर सकेगा। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन। प्रिवेंशन की बात करूंगी डॉक्टर नबीहा, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जैसा कि इन्होंने कहा कि प्रिवेंशन बेहतर है, सर ने डाइट की बात की, आप इस तमाम सूरत हाल पर क्या कहती हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। बीइंग एन नेफ्रोलॉजिस्ट, मैं किडनी के हवाले से अगर बात करूं तो किडनी वो ऑर्गन है जहां पे बेसिकली विटामिन डी की एक्टिवेशन होती है। सो दिस इज़ अ वाइटल ऑर्गन। सो उसमें प्रिवेंशन अब इसी हवाले से है कि देखें, आपके 3 जिस्म के आज़ा हैं, स्किन है, लिवर है एंड किडनी है, जिसने विटामिन डी बनाना है, उसकी एक्टिवेशन करनी है और सारा सिलसिला आगे चलना है। तो हमें प्रिवेंशन में यही है कि हम अपनी एक तो डाइटरी इनटेक हो गया, लेकिन जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि डाइट में उस तरह से विटामिन डी अवेलेबल नहीं है। अगर किसी भी इंसान में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो वो किडनी को इफेक्ट करेगी, किडनी इफेक्ट होगी उससे? किडनी इफेक्ट नहीं होगी, बेसिकली किडनी एक्टिवेट करेगी
विटामिन डी बनाती है बॉडी में, Okay, ठीक है, okay, उसकी एक्टिवेशन विटामिन डी की किडनी में होती है। तो अगर किडनी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली तो विटामिन डी डेफिशिएंसी नेचुरली प्रोड्यूस होता है वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। और कैल्शियम हमारी बॉडी में डेफिशिएंट होगा, ऑब्वियसली बोन्स जो हैं वो हमारी कमज़ोर होंगी, और फिर फर्दर जो है वो सारा प्रोसेस चलता है। क्योंकि हमारे जो अमूमन पेशेंट होते हैं जिनको हम CKD गुर्दों की बीमारियों में जो मुब्तला होते हैं, उन लोगों में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इस हवाले से ये है, एक प्रिवेंशन उसकी यही है कि हम अपने एक तो डाइटरी इंटेक उसका बेहतर करें, सप्लीमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए एक एज में जाके स्पेसिफिक एज में बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और उसके अलावा ये है कि किडनी, आजकल किडनीज़ की बीमारी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत कॉमन है। बीइंग अ नेफ्रोलॉजिस्ट जो हम डेली देखते हैं वो ये है कि डायबिटीज़ चूँकि वर्ल्ड वाइड नंबर 1 इस वक्त आप कह लें एपिडेमिक है, तो उसमें जो है उसके साथ गुर्दों की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और ऑब्वियसली जब वो ज़्यादा होती है तो ये सारी चीज़ें विटामिन डी डेफिशिएंसी और उससे रिलेटेड जो हैं चीज़ें वो भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें बेसिकली जो है वो अपनी जो बीमारियां और लाइफस्टाइल चेंज जो है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें हमारी डाइटरी हैबिट्स आ जाती हैं, एक्सरसाइज आ जाती है, और बाकी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। हम हड्डियों से रिलेटेड सर बात कर रहे हैं। फरूक सर, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, जैसा कि हम ब्रेक में बात कर रहे थे चाय की, कि अगर आप चाय पिएंगे तो आपको भी हड्डियों की दर्द हो सकती है। बट कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको दूध नहीं पसंद या आपको दूध का टेस्ट नहीं पसंद, लड़कियों को नहीं पसंद होता दूध, तो वो चाय पत्ती आप पी लो इज़ इक्वल टू दूध। तो क्या ये सही है? और अगर आपको यंग एज में 20 साल 25 साल में आपको दर्द स्टार्ट होता है और आप सीरियस नहीं होते, तो आने वाले दिनों में आप किस बीमारी में लाहक हो सकते हो? अच्छा, इसमें सबसे अहम बात ये है कि चाय पीने से दर्द नहीं होती, लेकिन ये कैल्शियम है की कि वो बात कर रहे बायस थे, बन हाँ। सकती है। ये भी अगेन बहुत सारी डाइटरी कुछ चीज़ें जो हम खुराक खाते हैं, खुराक खाने का मकसद सिर्फ भूख को ख़त्म करना नहीं होता। भूख लगती इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें जिस्म के अंदर कम होती हैं, जिसकी वजह से भूख का एहसास पैदा होता है, तो हम वो चीज़ें खाते हैं और उससे वो ख़त्म करते हैं अपनी डेफिशिएंसीज़। अब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, हर चीज़ होती है। वो खाने का मकसद ये होता है कि वो सारी हमारे जिस्म में एब्जॉर्ब हों और अपना अपना काम करें। हर एक का अपना एक एक काम है। तो जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं होता, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स, ये स्टोर होने की फॉर्म में ज़्यादा चली जाती हैं। कुछ चीज़ों का डेली बेसिस पे रोल होता है, वो डेली डाइटरी इंटेक्स के साथ ज़रूरी होती हैं। उनमें कैल्शियम, आयरन, मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं, विटामिन डी। चाय जो है ये जैसे डॉक्टर साहब ने बताया सर हैं, इन्होंने आइडिया दिया कि ये खाने के बाद अगर हम लेंगे तो आयरन को अब्जॉर्प्शन से रोकती है। अच्छा। और ये एज ए कई दफ़ा ट्रीटमेंट भी यूज़ होती है कई बीमारियों के अंदर। सो अगर आप खाली पेट चाय पिएं तो खाली पेट पिएंगे तो और भी बड़े स्टमक के इफेक्ट भी होते हैं। अच्छा। स्टमक पे भी इफेक्ट करती है डेफिनेटली। ओके। इसके अंदर बहुत सारी दूध के अंदर कुछ लोग कहते हैं बोतल डाल लें, ये सोडा वाली बोतल जो होती है वो डाल के पी लें, वो अगेन कैल्शियम कुछ की मशरूब डाल लें। हाँ जी, वो जो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन की बजाय वो कैल्शियम को अब्जॉर्ब होने से रोकना शुरू कर देती है, बल्कि डेप्लीशन करनी शुरू कर देती है, निकालना शुरू कर देती है हड्डियों से। सो बात ये है कि जो चीज़ का के अंदर किसी चीज़ का भी मिक्सचर करने से डेफिनेटली उसकी वो अफादियत चेंज हो जाती है। उसके अंदर दूध के अंदर कुछ भी और डालेंगे तो उसका उस आमेज़िश की ज़रूर असर आएगा, इफादियत नहीं होगी उस तरह से। अफादियत। इसमें सबसे अहम बात यह है कि आप दूध जो है वो ज़रूर लेना है। सबसे आम चीज़ जो किसी को मैसर हो सकती है वो धूप और दूध है। धूप भी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो हमें खालिस मैसर नहीं है, जितनी मैसर है हम वो भी नहीं लेते। अब सबसे सस्ता सोर्स जो है वो धूप है। धूप, हाँ। सुबह के टाइम हमारे कुछ सोशल ऐसे इम्पैक्ट्स हैं जिसकी वजह से हम उसका जो प्रॉपर अफादियत है धूप की वो नहीं ले सकते। लाइक हम धूप का पूरे जिस्म के ऊपर पड़ना चाहिए। जैसे लोग अक्सर साहिल समुंदर के ऊपर बैरून ममालिक में लेटे होते हैं, उनका मकसद वहाँ पे रिक्रिएशन नहीं होता, वहाँ पे वो एक्चुअली उसकी अफादियत हासिल कर रहे होते हैं। वो साहिल समुंदर पे आलूदगी कम होती है, फ्रेश एयर, फ्रेश सनलाइट होती है, जिसकी वजह से बेहतरीन सोर्स ऑफ विटामिन डी एक्टिवेशन होता है। सो धूप सबसे अहम सोर्स है। धूप वो नहीं कि जो गर्मी के टाइम में गर्दो गुबार में एक मैकेनिक बेचारा लगा होगा, डेफिनेटली वो विटामिन डी एक्टिवेट नहीं हो रहा। दूध ले सकता है, जहाँ उसने एक कप चाय पीनी है वो उसको ये एक हैबिट बन गई है जी। दूध को एक एज ए हैबिट कह सकते हैं, नशा कह सकते हैं, चाय को सॉरी
तो दूध की तरफ उसको, बच्चों को जब तक हम शुरू से ही एजुकेट नहीं करेंगे, ये स्टार्ट बचपन से आप होता ये है। कह रहे हैं कि डाइट में दूध को हिस्सा बना लें, ये जो दूध और हम धूप। ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं ना हाँ। कि दूध में ये चीज़ मिक्स कर लें, टेस्ट बेहतर हो जाएगा, उससे दूध की इफादियत जो है वो कम हो जाएगी या उस तरह से हमें फ़ायदा नहीं होगा। डॉक्टर साहिबा की तरफ मैं आऊँगी। डॉक्टर साहब, जिस तरह हम हड्डियों से रिलेटेड बातें कर रहे हैं और आपका जो मेन आपका जो है वो किडनी है, आप किडनी पर बात कर रही हैं, डाइट कितना इफ़ेक्ट करती है इंसान की किडनी को? देखिए, बेसिकली डाइट जो है ना वो जिस्म के हर हिस्से के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और किडनी और लिवर वो ऑर्गन है जो बॉडी से चीज़ों को एक्सक्रीट करते हैं। सो आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो ले रहे हैं वो उसने बॉडी से निकलना आपके गुर्दे के ज़रिए है या जिगर के ज़रिए। तो अगर वो टॉक्सिक है, उसमें कोई चीज़ें एडेड हैं, तो ऑब्वियसली वो जब गुजरेंगी वहाँ से तो वो डेफिनेटली आपके उस हिस्से को, ऑर्गन को नुकसान पहुँचाएंगी। सो डाइट, प्रॉपर डाइट और हेल्दी डाइट, विच दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली अभी हमें देखने में आया है, पिछले 2 सालों में हमने जो वर्ल्ड किडनी डेज मनाए, या वैसे भी हम जो जनरली देख रहे हैं, उसमें यह है कि जो हम जंक ले रहे हैं वो बच्चों के लिए, स्पेशली हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वो दे आर अब इन ईटिंग वेरी बैड ईटिंग हैबिट्स। वो यूजुअली जो है वो जंक लेते हैं जिसमें ना हमारे मिनरल्स हैं ना विटामिन्स हैं, दे ओनली हैव फैट्स, और वो सारी बॉडी पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। उसमें एब्जॉर्प्शन चीज़ों की और बाकी चीज़ें भी जो हैं वो ऑब्वियसली उस तरह से नहीं होती हैं और रिक्वायरमेंट बॉडी की पूरी नहीं हो रही। सो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर एवरी ऑर्गन एंड फॉर होल बॉडी। सो इसी तरह से विटामिन डी के हवाले से भी ऐसे ही है कि जो चीज़ें बच्चों को एक्चुअली लेनी चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, दूध इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें बचपन से बच्चों को उसकी आदत बनानी चाहिए। अब वो दूध की जगह जो है वो ड्रिंक्स आ गए हैं जो बच्चे बहुत शौक से लेते हैं, और उसमें अगर ले भी रहे हैं जैसे हम, तो वो ये है कि सप्लीमेंट्स, दे आर यूज टू टेक सप्लीमेंट्स। ओके। तो वो जो है वो डेफिनेटली प्रॉब्लम कॉज करती है। नेचुरल थिंग इज़ नेचुरल। डॉक्टर फारूक साहब, मैं अब आपके पास आऊँगी। जैसा कि हम हड्डियों पर ही बात कर रहे हैं सर, ऐसे बहुत से हादसात भी आपके साथ, इंसानों के साथ हो जाते हैं कि जिस्म की कोई हड्डी टूट जाती है, तो क्या आप उसका इलाज बता सकते हैं? इलाज है उसका, वो पूरी उम्मीद रह सकते हैं? जी जी बिल्कुल। ये तो मतलब अल्लाह का शुक्र है, ये हम नहीं कर सकते तो कोई ना कोई पहलवान जोड़ देगा। फितरती हड्डी की फितरती जुड़ना है। फ़र्क ये है कि हमने उसको उस पोजीशन में ला के वहाँ पे जोड़ना है कि जहाँ वो इंजरी से पहले जो काम कर रहा था, हड्डी जुड़ने के बाद वहाँ पर वो दोबारा वहीं जुड़े, अपनी जो सरफेस पे अल्लाह ताला ने बनाई थी उसी ऑलमोस्ट शेप पे आके दोबारा जुड़े, ताकि वो वही काम जो चोट लगने से पहले जिस तरीके से, जितनी ताकत से कर रहा था उतनी ताकत से करे। ये एक बहुत अहम बात इसके अंदर है कि हड्डी की फितरत है, उसने जुड़ना है। वो जहाँ भी आप रख देंगे उसने जुड़ जाना है। तो इसमें हकीम पहलवान का कोई रोल नहीं है। उसने सिर्फ उसको टाइट करके बांध दिया कि ये यहाँ से हिले नहीं। लेकिन जिस पोजीशन पे वो चोट लगने से पहले थी, जो उसकी अल्लाह ताला ने शक्ल दी जो थी, वो फंक्शन कर रही थी, वो दोबारा से शक्ल फंक्शन में ला करेगी या के नहीं जोड़ना, करेगी? उस शक्ल में ला के जोड़ना, ये साइंस है, ताकि वो दोबारा अपने उसी काम को कर सके। एक और आप पिछली दफ़ा आपने सवाल पूछा था अभी थोड़ी देर पहले, वो बहुत अहम है। बोन्स पेन और नी पेन्स और जॉइंट्स पेन यंग लोगों के अंदर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत अहम है, विटामिन डी एंड कैल्शियम। कल तो हैरानकुन हद तक मैंने कोई 20 से 30% पेशेंट जो देखे, उनमें ख़वातीन ज़्यादातर 90% थी, और उनकी 35 टू 45 की एज थी, और सब की सब नी पेन्स के साथ आई थी। मतलब हम बुक्स में पढ़ते रहे, हम लोगों की बातें, लेक्चर सुनते रहे, हर घर में आपको ऐसी खातून जरूर मिलेगी जिसे घुटनों का दर्द होता होगा। कल जो अलार्मिंग हद तक खुद परेशानी होनी शुरू हो गई कि ये वाकई ही, जैसे सर कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा, उनकी एज कितनी थी? 35 टू 45 मैक्सिमम, और 20 टू 30% पेशेंट्स की जो बल्क था उनमें से वो फीमेल्स थी जो नी पेन्स के साथ आई थी स्पेसिफिकली, और उनमें कई ऐसी पेशेंट्स थी जिनमें एस्टेब्लिश्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हो चुका था। ग्रेड 1 और 2 का ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब घुटनों का बुढ़ापा कह सकते हैं, वो शुरू हो चुका था, जिसको हाल्ट नहीं कर सकते, जिसको रोक नहीं सकते, जिसने आगे बढ़ना है, क्योंकि उनकी डाइटरी डेफिशिएंसीज। फिर उसके बाद स्ट्रेस बहुत है उनके। किसी से पूछें कि आप, पहली चीज़ जो इनको बचाने के लिए होती है जॉइंट्स को, वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती है कि आपने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली लाइक पाँव के बल नहीं बैठना, किचन में काम करना है तो ऊंचा स्टूल कुर्सी रखें, वॉशरूम में कमोड यूज़ करें,
नमाज कुर्सी में पढ़ें। तो एक पेशेंट है, उसने बज़िद थी कि मैंने बच्चों का नाश्ता भी सुबह बनाना है, मैंने कपड़े भी इस्त्री करने हैं और मेरे घर में कुर्सी नहीं है और मेरी खड़े होने से दर्द होती है। तो उसको इस चीज़ पे काउंसलिंग करना, उस वक्त मेडिकेशन का इतना रोल नहीं है जितना उसको ये समझाने का रोल है कि आपको ये चीज़ें किस हद तक लेके जाएंगी। अब वो गरीब है, अगर वो अपने घुटने चेंज करवाने वाले इस सिचुएशन में जाएगी, डेफिनेटली सर्जरी का स्ट्रेस होगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा, फिर अब वो कौन संभालेगा। लाइफस्टाइल को अगर मॉडिफाई नहीं करेंगे, ये सबसे पहले आगाही की मुहिम पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे होनी चाहिए कि लोगों को ज़ोर से समझा के जैसे भी, क्योंकि इतने ड्रास्टिक इफेक्ट आएंगे कि हमसे फिर ये चीज़ें नहीं संभलेंगी। अब इतने ज़्यादा इसके अंदर लॉजिस्टिकली और फाइनेंशियली चीज़ें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगी जब लोगों को इतने ज़्यादा प्रॉब्लम आने शुरू होंगे नीज़ के, हिप्स के, जॉइंट्स के, कि वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकेगी। तो इसको शुरू ही से, जैसे कि सर ने कहा, बच्चों को दूध की आदत डालें, घर से शुरू करें और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना ज़रूरी है। कमोड पूरी दुनिया में, हरम शरीफ में भी लोग जिन यूज़ करते खवातीन हैं। की आप बात कर रहे हैं कि जिनको नी इशू है, मतलब उनको प्रॉब्लम है, जैसा कि आपने कहा कि लाइफ में तब्दीली लाने की ज़रूरत है, तो वो कुछ पॉइंट्स बता दीजिए कि किस तरह से बैठना है, उठना है, वॉक कैसे करनी है, डाइट में क्या क्या होना चाहिए। जिन लोगों को तो नी पेन्स शुरू हो गई हैं और डॉक्टर से उन्होंने डायग्नोज हो गया, तो सबसे पहले तो डाइटरी उनको चाहिए कि जैसे कि जो चीज़ें जिनमें विटामिन डी है वो लें, दूध लें, धूप लें, फ़िश जैसे कि बताया, और बड़ी सारी इसके अलावा चीज़ें। दूसरी चीज़ सिंथेटिक मिलती हैं, लाइक विटामिन डी के इंजेक्शंस हैं, कैल्शियम की मेडिकेशंस हैं, और सेकंड एंड कई दफ़ा सोजिश कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी उनको देनी पड़ती हैं। ये ड्रग्स के अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि नमाज कुर्सी पे सिंपल सी बातें, वॉशरूम में कमोड यूज़ करना शुरू कर दें, किचन में कुर्सी, ऊंचा स्टूल। कई लोग होते हैं उनको नी ख़राब होते हैं, वो कहते हैं जी हमने एक्सरसाइज करनी है, और वो ट्रेडमिल पर चढ़ जाते हैं या वॉक करना शुरू कर देते हैं। इससे नी के ऊपर और स्ट्रेस पड़ता है। वो एक्सरसाइज ना करें, नहीं करनी है एक्सरसाइज, प्लीज़। अच्छा, एक्सरसाइज करनी है, लेकिन उसकी एक्सरसाइज वो नहीं है जो हर बंदे की है। उसको नी के लिए मसल्स, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं, प्रेशर आपने नी पे नहीं डालना ज़्यादा। साइकिलिंग करें, साइकिलिंग बेस्ट एक्सरसाइज है अपने नी को बचाने के लिए, और बहुत सारी क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेज हैं इसके लिए बनी हुई हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, घर में हो सकती हैं, 1 रुपया नहीं लगेगा, किसी जिम नहीं जाना पड़ेगा, अपने घर के अंदर आपने ये एक्सरसाइज करनी है और आप अपने घुटने बचा लेंगे। अगर आपके मसल और बोन की स्ट्रेंथ दोबारा रीगेन होती है कुछ महीनों के अंदर, 6-8 महीनों में, तो जो बोन पेन होना शुरू हो गई हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, तो वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे अहम बात ये है कि सबसे पहले आगाही हो, लोगों को ये समझ आ जाए कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये सिर्फ दवाइयों से नहीं, बहुत सारी और चीज़ों से घर में रह के हल हो सकते हैं। घर में रह के हल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, जैसा कि सर ने कहा कि ऐसी ख़वातीन आती हैं जिनको नी इशू होता है और वो मना करती हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हम नहीं कर सकते, या डाइट इशू रहता है इस पर कि डाइट हमारी अच्छी कैसे करें, जो भी फाइनेंशियल इशूज़ उन्हें होते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे इस तमाम सूरत हाल पे? क्योंकि आई हैव सीन कि इतनी ज़्यादा तादाद में ख़वातीन हैं जो शिकायत करती हैं कि हमें घुटने का दर्द है, हमें बैकबोन का दर्द है, हमें नेक का दर्द है, लेकिन वो उसको सॉल्व करने के लिए या अपनी ज़िंदगी को मॉडिफाई करने की कोशिश भी नहीं करती। बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली फिर अगेन वही बात आ जाती है कि हमें अवेयरनेस पैदा करनी है। अवेयरनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लोगों को पता चले एक दफ़ा डिजीज़ हो गई है, उसको ट्रीट तो हम ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीट तो नहीं कर सकते हैं। वही वाली बात है कि अगर नी रिप्लेस करवानी है तो हमारा मुल्क वो नहीं है कि जहाँ पे जो है वो आप जाके आराम से लोग करवा सकें। हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, लोगों के सारी चीज़ें हैं। सो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही आ जाती है कि अवेयरनेस, अवेयरनेस एंड अवेयरनेस। आपने लोगों को बताना है कि आपने इनिशियली शुरू से ही आपने अपनी इन ख़वातीन में ऑब्वियसली आपको पता है कि सारे इश्यूज़ इसलिए ज़्यादा हैं कि उन्होंने प्रेगनेंसीज़ में बोन पे बहुत बोन्स, ज़ाहिर है प्रेगनेंसी में बोन्स का सारी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होती है, फिर उसके बाद जो है लैक्टेशन है, उसमें ज़ाहिर है ख़वातीन की हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। तो उसमें टाइमली सब ड्यूरिंग मैंने बहुत सारी ख़वातीन को देखा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे डोंट टेक सप्लीमेंट्स, इवन लैक्टेशन में भी कोई विटामिन डी, कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं ले रही होती, जो उनकी बोन्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, और फर्दर जो है वो जाके फ्यूचर में जो है वो ऑब्वियसली बहुत अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स उनको आना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें यही है कि हम उनको अवेयरनेस दें, शुरू से बच्चों को आदत डालें, अपनी डाइट को बेहतर बनाएं, ख़वातीन जो है वो अपनी डाइट का ख़ास तौर पे ख्याल रखें,
और उसमें ये है कि और फिर अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों का बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, घर में ख़वातीन काम करके समझती हैं कि हमने बहुत एक्टिविटी कर लिया, हमने बहुत काम किया, लेकिन वॉक इज़ एक्सरसाइज इज़ वेरी डिफरेंट फ्राम दोज एक्टिविटीज़। ऑब्वियसली टाइम नहीं मिलता, लेकिन मेरे ख्याल में अपने लिए थोड़ा सा टाइम जो है वो निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर। बड़ी अच्छी आपने बात की कि एहतियात इलाज से बेहतर है। अगर आप एहतियात करते हैं, और हड्डियों को तो वैसे भी कहते हैं कि आपने अपने आप को ठीक रखना है, एक्टिव रखना है, तो डाइट बहुत ज़रूरी है। दूध को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, धूप को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, लेकिन जब आप धूप लेने के लिए बाहर बैठे हो तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ़ायदा नहीं होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ऑडियंस आपको देख रही थी वो अवेयर हो सकी कि हड्डियों की जो बीमारियाँ हैं उसको सीरियस लेना है, और विटामिन डी कितना ज़रूरी है किसी भी इंसान की ज़िंदगी के लिए। मुझे जन्नत जमशेद को इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी एक अच्छे से इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज़।